जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास के वीडियो में शेर शाह सूरी और सूर साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी दिया था, जिसमें शेर शाह के बारे में और उसके शेर शाह के उत्तराधिकारियों के बारे में समझने का प्रयत्न किया था। और आज विशेष रूप से हम समझेंगे कि जो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक जो शेर शाह का शासन रहता है, और उस क्रम में इसने शेर शाह ने एक बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया था। तो शेर शाह की प्रशासन इकाइयों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। हम आप समझते हैं कि शेर शाह का प्रशासन, हमने शेर शाह को प्रशासन को समझने के लिए इसको 5 वर्गीकृत कॉलम में डिवाइड किया है। हालांकि प्रशासन समझना थोड़ा सा बोरियत लगता है, लेकिन अगर आप इसे कॉलम वाइज समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा और इजीली आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें हम समझेंगे कि शेर शाह का जो प्रशासन था, पहले हम समझेंगे इसके केंद्रीय शासन के बारे में, ठीक इसके बाद समझेंगे कि प्रांतीय शासन के बारे में, और शेर शाह सूरी के समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी वह समझेंगे। ठीक इसी तरीके से न्याय और गुप्तचर की स्थितियाँ क्या थी, किस तरीके से न्याय किए जाते थे और किस गुप्तचर विभाग की जो है स्थापना की गई थी उसे भी समझेंगे। इसी के साथ साथ जो सैनिक व्यवस्थाएं की गई थी, यानी सैनिक सुदृढ़ीकरण, अर्थात यह जो राजतंत्र है, किसी भी राजतंत्र को साम्राज्य विस्तार के लिए एक बड़े सेना की आवश्यकता होती है, तो सेना के सुधार में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं कि केंद्रीय शासन, राजा जो था इस समय यानी सुल्तान, यह सुल्तान जो है एक शक्ति का केंद्र बिंदु था। यानी यहाँ पर हम समझेंगे कि शेर शाह का जो प्रशासन था, यह स्वयं सुल्तान इन सभी शक्तियों का एक केंद्र बिंदु था। यानी जिस वक्त हमने प्राचीन भारत के इतिहास में समझा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वह केंद्रीकृत शासन था, यानी राजा उसका सभी शक्तियों का जो है स्वयं में निहित रखता था, और सबसे केंद्र बिंदु, शक्तियों का केंद्र बिंदु एक राजा के अंदर होता था। तो यही यहाँ पर सुल्तान जो है, जो बादशाह है, सभी शक्तियों का वह केंद्र बिंदु होता था। इसी में हम समझेंगे कि यह शेर शाह सूरी के प्रशासन को जो है किस किस विभागों में बांटा गया था, यानी उसके मंत्री से संबंधित बातों को जानते हैं। जिसमें एक विभाग था दीवाने वजारत। यह दीवाने वजारत से लगान वसूलने का काम, लगान संबंधित कार्य और राजस्व संबंधित जो कार्य होते थे, इस विभाग को दीवाने वजारत कहा जाता था। इसी तरीके से दीवाने आरीज जो है सैन्य संगठन से संबंधित एक विभाग था। सैन्य संगठन से संबंधित विभाग को दीवाने आरीज कहते हैं। इसी तरीके से आगे दिया गया दीवाने रसालत, यह विदेशी मामलों को समझने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने वसालत यानी विदेशी से पत्राचार का व्यवहार करना, विदेशियों से संबंध किस प्रकार रहना, इससे संबंधित जो नीतियां बनाई जाती थी वह उस विभाग का नाम दीवाने रसालत था। तो यह विशेष रूप से हम समझेंगे। इसी तरीके से नंबर 4 दीवाने इंसा, जो पत्र व्यवहार और सुल्तान के आदेशों को लिखने का कार्य जिस विभाग में किया जाता था, उस विभाग का नाम था दीवाने इंसा। तो ये विशेष रूप से ये विभाग है दीवाने इंसा। पूछ देता है क्वेश्चन में कि पत्र व्यवहार से संबंधित जो सुल्तान के आदेशों को लिखा जाता था शेर शाह सूरी के समय में, उस विभाग को क्या कहा जाता था, तो दीवाने इंसा। वही दीवाने रसालत जो है विदेशी मामलों को समझने के लिए। ठीक इसी तरीके से दीवाने आरीज जो है वह आरीज सैन्य संगठन से संबंधित है, और वही दीवाने वजारत जो है वह लगान और राजस्व वसूलने से संबंधित विभाग का नाम है। इसी तरीके से दीवाने काजा जो है यह भी एक विभाग है जो न्यायाधीश और न्याय से संबंधित विभाग की स्थापना की गई थी, दीवाने काजा। ठीक इस तरीके से दीवाने वरीद, यानी दीवाने वरीद जो है गुप्तचर विभाग है। यहाँ पर गुप्तचरों की जो है जैसे किसी अन्य राजाओं के गुप्त सूचनाओं को यहाँ पर पुष्ट किया जाता था, इस विभाग को हम दीवाने जो है वरीद कहते हैं। तो एक बार इसे और देख लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जहाँ दीवाने है वह दीवान ए का मतलब होता है विभाग,
यानी वह विभाग का नाम हो गया दीवान, जिसे आज अंग्रेजी में डिपार्टमेंट कहते हैं। तो दीवान ए वजारत, वजारत मतलब लगान से संबंधित जो विभाग था वह दीवान ए वजारत कहा जाता था शेरशाह सूरी के प्रशासनिक इकाइयों में। इसी तरीके से दीवान ए आरिज, यानी दीवान का मतलब विभाग अर्थात डिपार्टमेंट, जो आरिज होता है, आरिज दैट मीन्स अर्जेंट कह सकते हैं, और यह अर्जेंट जो है सैन्य संगठन से संबंधित इकाई थी। इस विभाग को दीवान ए आरिज कहा गया। इसी तरीके से दीवान ए रसालत, रसालत जो हो गया विदेशी मामलों को समझने के लिए इस विभाग को दीवान ए रसालत कहा जाता था। यहाँ पर विदेशी मामलों और विदेशियों से संबंध किस प्रकार स्थापित हो, इस डिपार्टमेंट को दीवान ए रसालत कहा गया। यह शेरशाह सूरी के प्रशासन इकाई को समझ रहे हैं। इसी में दीवान ए इंसा जो पत्र व्यवहार से संबंधित था, और जब आगे हम समझेंगे कि इसने शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया और उसकी मरम्मत भी करवाई, तो प्रत्येक 2 कोस के बाद, अर्थात 2 कोस 6 किलोमीटर के आसपास, तो प्रत्येक 2 कोस के बाद जो है इसने एक सराय का निर्माण करवाया। लगभग 1700 से अधिक सरायों का निर्माण करवाया, और उन्हीं सरायों पर जहाँ जो है यात्री ठहर सकते हैं, उन्हीं सरायों पर 2-2 घोड़ा रखवाया, और उस घोड़े के माध्यम से डाक व्यवस्था को शुरू किया। यही डाक व्यवस्था जो है दीवान ए इंसा कहा गया। तो दीवान ए इंसा पत्र व्यवहार जो सुल्तान के आदेशों को उसमें लिखा जाता था और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी किया जाता था, इस विभाग को दीवान ए इंसा कहा गया। और दीवान ए काजा, मैंने पिछली क्लास के वीडियो में काजी शब्द बताया था जो न्याय से संबंधित होते हैं। वही न्याय से संबंधित यानी न्याय और न्यायाधीशों की जो विभाग होता था, उस डिपार्टमेंट को दीवान ए काजा कहा गया। वही दीवान ए वरीद की बात करें तो वरीद का मतलब होता है गुप्तचर विभाग। यह गुप्तचरों का जो है एक संस्था होता है। जैसे आज के समय में हम देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, रॉ एजेंसी यह भी एक गुप्तचर विभाग हो गया। ठीक इसी प्रकार से यानी यहाँ पर जब देखेंगे शेरशाह सूरी के प्रशासनिक इकाइयों में, तो उस गुप्तचर विभाग को दीवान ए वरीद कहा जाता था। तो आई होप ये केंद्रीय शासन किस किस विभागों में बटे हुए थे ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रांतीय शासन। तो प्रांतीय शासन, प्रांत में किस प्रकार शासन व्यवस्था चलते थे। तो प्रांत के सबसे प्रमुख में साम्राज्य होता था, और यह सबसे ऊपर के जो है साम्राज्य कहा जाता था। जैसे दिल्ली साम्राज्य हो गया, और यह दिल्ली साम्राज्य या भारत साम्राज्य हो गया। इस भारत साम्राज्य में इसको भारत साम्राज्यों को जो है प्रांतों में बांटे गए थे। जैसे बिहार प्रांत हो गया, या फिर कह दिया गया उत्तर भारत का प्रांत हो गया, दिल्ली प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, आगरा प्रांत हो गया। तो इस तरीके से प्रांतों में विभक्त किया गया था साम्राज्य को, और इस प्रांतों में जो है मुख्य सिकदार और मुख्य मुंसिफ कार्य करते थे, मुख्य अधिकारी के रूप में। इसी तरीके से प्रांत जो है सरकारों में बटे हुए थे। सरकार जो वर्तमान में हम इसे जिला कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए बिहार एक राज्य है, और यहाँ पर हम इसको राज्य अभी वर्तमान के अनुसार देखें तो यह राज्य भी कह सकते हैं, वर्तमान से अगर तुलना किया जाए। और राज्य किस में बटे होते हैं, तो जिले में बटे होते हैं। वही उस समय प्रांत कहा जाता था जो राज्य आज हम कहते हैं। और इन्हीं प्रांत को जो बटे हुए हैं, जिलों में बटे हुए, इन जिलों को उस समय सरकार कहा जाता था। तो यहाँ पे जो सरकार का जो शासन चलाने का कार्य जो होते थे, वह सैन्य अधिकारियों के लिए सिकदार ए सिकदरा, यह एक अधिकारी थे। सिकदार ए सिकदरा, प्रत्येक जिलों में एक सिकदार ए सिकदरा जो सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। इसी तरीके से मुंसिफ ए मुंसिफा, यह न्याय अधिकारी थे। तो मुंसिफ ए मुंसिफा जो होते थे वह न्याय अधिकारी, यह जो है दीवानी मामलों को समझने के लिए मुंसिफ ए मुंसिफा अधिकारी हुआ करते थे। और साथ ही यहाँ हमेशा जो है यानी सरकार में जिलों में शांति बनी रहे, इसकी भी जो है इनकी देखभाल किया करते थे, यही मुंसिफ ए मुंसिफा। वही सिकदार ए सिकदरा जो थे वह फौजदारी मामलों को समझने का कार्य
करते थे और सरकारों में अर्थात जिलों में सड़कों की मरम्मती कराना, सड़क की निगरानी करना और लोगों की देखभाल करने का काम भी यह करते थे। इन दोनों से ऊपर प्रांत में, प्रत्येक प्रांत में दो मुख्य सिकदार और एक मुख्य मुंसिफा अधिकारी हुआ करते थे, जो इन सभी को कंट्रोलिंग किया करते थे, सभी विभागों को। साथ ही इसके बाद सरकार जो था, यानी जो जिला था, वह परगनों में विभक्त था। परगना अर्थात जैसे जिला हम आज के समय में ब्लॉक कहते हैं, जिला बटे हुए ब्लॉकों में, प्रखंडों में, वैसे ही उस वक्त जो था सरकार परगना में विभक्त था। और प्रत्येक परगना में देखिएगा कि एक सिकदार और एक मुंसिफ होते थे, साथ ही एक फौजदार होता था जो खजांची का कार्य करता था। और इसी के अलावा प्रत्येक परगना में 2 क्लर्क हुआ करते थे, 2 किरानी हुआ करते थे। तो ये परगना का शासन संभालने का काम इन अधिकारियों के द्वारा होता था। इसी तरीके से परगना जो है गांवों में बटे हुए थे। जैसे आज प्रखंड जो है गांवों में बटा हुआ है कि बहुत सारे कितने गांवों को मिलाकर एक प्रखंड होगा, वैसे ही कई गांवों को मिलाकर एक परगना हुआ करता था। तो यही परगना से निचला जो इकाई था, सबसे छोटी इकाई, वह था गांव। और गांव का शासन जो है एक कुशल व्यक्ति की निगरानी में हुआ करता था। यही शासन की सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ पर कोई विशेष अधिकारी नहीं हुआ करते थे। गांव में ही जो कुशल एक व्यक्ति हो, जो सुदृढ़ीकरण से उसकी देखभाल कर सके, उसी को रख दिया जाता था। और उनका काम क्या था? सिर्फ साफ सफाई पर ध्यान रखना और गांव की जो है नीतियों को केवल समझना, यही था यानी गांव का शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर कभी कभी यहाँ से आपसे प्रश्न आ जाते हैं कि शेरशाह सूरी के समय में साम्राज्य का विस्तार का क्रम सजाइए। सबसे ऊपर कौन था, उसके बाद उसके नीचे कौन था, उसके नीचे कौन था। तो यहाँ पर समझेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में जो टॉप होगा साम्राज्य, और साम्राज्य से जो छोटा होगा उसे प्रांत कहेंगे, और प्रांत से जो छोटा होगा वह सरकार कहलाएगा, और सरकार से छोटे को परगना कहेंगे, और परगना से छोटे को गांव कहेंगे। यानी इन सभी साम्राज्यों की सबसे छोटी इकाई जो थी वह गांव थी, और कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था, और कई परगनों को मिलाकर एक सरकार, जिसे जिला कहा जाता है, सरकार बनता था। और कई जिलों को मिलाकर अर्थात कई सरकार को मिलाकर एक प्रांत बनाए जाते थे, और कई प्रांतों को मिलाकर एक साम्राज्य जो भारत साम्राज्य था, जो शेरशाह सूरी के समय में चल रहा था। तो आई होप ये भी आप बात समझ गए होंगे, प्रांतीय शासन कैसे चल रहे थे। इसी तरीके से अगले पॉइंट को समझते हैं, अर्थव्यवस्था। यानी शेरशाह सूरी के समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, किस तरीके से आय का स्रोत था, कहाँ कहाँ खर्च किए जाते थे, इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आय का जो प्रमुख साधन जो था शेरशाह सूरी के समय में, वह था भूमि कर और लगान। भूमि कर अथवा लगान यानी भूमि के द्वारा लिए गए जो टैक्स थे, वह सबसे बड़ा आय का स्रोत होता था। आज भी देखिएगा कि सरकारों के द्वारा जो भूमि कृषि जो टैक्स लिया जाता है, उससे वह सबसे बड़ा जो है आय का स्रोत होता है। वही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आय का जो मुख्य स्रोत, मुख्य साधन जो था, वह था भूमि कर, जिसे लगान कहा जाता था। तो इस पर शेरशाह सूरी का सबसे ज़्यादा ध्यान था। इससे संबंधित देखिएगा, इसके अलावा जो है इसके अतिरिक्त व्यापार कर था, टकसाल, युद्ध लूट का भाग, जजिया कर, उपहार इत्यादि। लेकिन सबसे ज़्यादा आय में जो प्रभाव डालने का काम कर रहा था वह था भूमि कर यानी लगान था। तो इससे ज़्यादा आय होती थी। बाकी अन्य व्यापार कर लगाना, टकसालों से आय का स्रोत होना, युद्ध लूटों का जो है भाग उससे भी लेना, जजिया कर लगाना या उपहार जो है, इससे संबंधित जो है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ते थे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ने का काम होता था भूमि कर अथवा लगान। तो इससे संबंधित अगले पॉइंट को समझेंगे कि लगान जो लिए जाते थे वह 1/3 लिया जाता था किसानों से, यानी 1/3 लगान लिया जाता था, 1/3 लगान वसूले जाते थे। और किसानों को इसके एवज में पट्टे दिए जाते थे। पट्टे अर्थात किसानों द्वारा कबूलियत पत्र द्वारा स्वीकार किया जाता था। एक पत्रिका होती थी और वहाँ पर कबूलियत पत्र पर यह बात लिखी हुई रहती थी सरकारी दस्तावेज पर कि हम 1/3 जो है लगान सरकार को देंगे, यानी सुल्तान को देंगे। तो वही पट्टा उसके एवज में दिया जाता था, और उसी समय से जो है सरकारी दस्तावेज शुरू हो गए, जो आज के समय में हम लोग डीड कहते हैं, जमीन की डीड कहते हैं या जमीन का रसीद कहते हैं। तो वही पट्टा की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ
होती है। इसी के बाद देखिएगा कि इसने जब भूमि कर से जो है ज़्यादा आय होते थे तो इस पर विशेष काम किया, भूमि की पैमाइश करवाया, भूमि की माप करवाया और भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया। इस सिकंदरी गज का प्रयोग किया। जिस वक्त मैंने बताया था सिकंदर लोदी ने यहाँ पर गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि पैमाइश के लिए यंत्र बनाया था कि उसकी क्या इकाई होनी चाहिए, तो वही सिकंदरी गज का प्रयोग किया। और इसके अलावा इसने सन की डंडी का प्रयोग किया। सन की डंडी जो होता था वह 31 उंगल का या 32 इंच का होता था, जिसे आज के समय में हम लोग ये देखते हैं कि जमीन का मापीकरण करना हो तो उसमें हम लोग एक छोटा सा इकाई होता है जिसको करी कहते हैं। जमीन मापने के लिए करी वगैरह होता है, तो एक करी बराबर कितना सेंटीमीटर होना, कितना इंच होना, तो उसी हिसाब से सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था जो 31 उंगल का या 32 इंच का हुआ करता था। और इसके माध्यम से भूमि की पैमाइश हुई, भूमि का माप कराया जाता था शेरशाह सूरी के समय में। इसी वक्त अब आगे जो है इसने अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार भी किए। सुधार के लिए इसने सिक्के जो थे, जो पुराने सिक्के की जगह पर उसने जो पुराने सिक्कों की जगह पर पुराने सिक्कों को वापस ले लेता है, जो उससे पहले मुगलों के द्वारा चलाया गया था या फिर दिल्ली सल्तनत में चलाए गए थे, तो उन पुराने सिक्कों को लेकर और उसके एवज में इसने चांदी के सिक्के यानी चांदी के रुपए चलवाए जो 180 ग्रेन का था। तो यहाँ से प्रश्न निश्चित बनता है कि किसने चांदी के सिक्के चलवाए जो 180 ग्रेन का था? शेरशाह सूरी ने। यह भी प्रश्न आता है कि शेरशाह के सूरी के द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्के कितने ग्रेन के थे? तो 180 ग्रेन के थे। यह पॉइंट आप निश्चित याद रखेंगे। इसी तरीके से जो तांबे के सिक्के होते थे उसे तांबे के रुपया नहीं कहा जाता था, उसको दाम कहा जाता था। जो चांदी का सिक्का होगा उसे रुपया कहते थे और जो तांबे का सिक्का होता था वह दाम हुआ करता था। तो विशेष रूप से जो शेरशाह सूरी के जो सिक्के थे वह या तो गोलाकार होते थे या फिर वर्गाकार होते थे। ऐसे आप पुराने सिक्कों को देखे होंगे, 10 पैसा ही, 20 पैसा ही, है ना, 5 पैसा ही। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अन्यथा आप इंटरनेट पर भी, गूगल पर सर्च करके भी इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार उस समय के सिक्के होते थे। तो तांबे के दाम हुआ करता था, तो यह जो था 380 ग्रेन का था। 380 ग्रेन इसका वजन था। इसको चलवाया और इसके बाद इसको ढलवाने के लिए, इन सिक्कों को ढलवाने के लिए लगभग इसने भारत में पूरे साम्राज्य में 23 टकसालों की स्थापना की। टकसाल उसे कहते हैं जहां सिक्के का ढलाई होता है। तो यहाँ पर सिक्कों की ढलाई के लिए टकसालों की स्थापना जो है 23 करवाया था। इस तरीके से इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और इसके अलावा इसी ने सेना को जो है वेतन देने का काम भी किया। यानी यदि ये होता था कि नकद वेतन देना, पहले क्या होते थे कि सेना को भूमि देना या उसके बदले में उसे उपहार देना, यह कार्य किया जाता था। लेकिन इसने क्या किया कि नकद वेतन देने का काम किया। इसके अलावा जो भूमि की पैमाइश हो रही थी और भूमि की पैमाइश कराने वाले जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को भी नकद वेतन देने का कार्य किया, जिससे कि किसी किसानों का शोषण ना हो सके। इसके लिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था में काफ़ी कुछ सुधार शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया। इसी तरीके से यह मात्र 1540 से लेकर 1545 के क्रम में काफ़ी कुछ इसने सुधार करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसने न्याय और गुप्तचर के लिए शेरशाह जो है सुल्तान स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। मैंने बताया कि इस समय शेरशाह सूरी एक केंद्रीकृत शासन को व्यवस्थित किया था, यानी जो शासन की शक्तियों की जो मुख्य केंद्र बिंदु जो था वह था स्वयं सुल्तान जो शेरशाह सूरी था। तो इसके पास शक्तियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यही था और सबसे बड़ा न्यायाधीश यही था। यह प्रत्येक बुधवार को स्वयं दरबार लगाकर और न्याय का कार्य करता था और बाकी अन्य दिनों में इसके द्वारा कई अधिकारी बनाए गए थे, जैसे काजी या मुंसिफ, या फिर आप देखेंगे मुंसिफा के अलावा सिकदरा, ये लोग भी जो है न्याय का कार्य करते थे। अलग अलग डिपार्ट के अनुसार, अलग अलग विभाग के अनुसार न्याय का कार्य किए। तो इन्हें जो है सुल्तान उल अदल की उपाधि ली थी। जिस वक्त यह न्याय का कार्य कर रहा था उस वक्त इसकी उपाधि जो थी वह सुल्तान उल अदल की उपाधि थी। यह न्यायप्रिय शासक था।
यह एक निरंकुश शासक होने के साथ साथ यह न्यायप्रिय शासक था, अर्थात किसी का पक्षधर नहीं था। निरंकुश शासक का मतलब यह होता है कि यह किसी की दबाव में शासन नहीं चला रहा था, यह पूरे साम्राज्य का स्वयं बादशाह और स्वयं की बात सुनता था, यही निरंकुश शासक हुआ। तो निरंकुश शासक का एक न्यायप्रिय शासन व्यवस्था को रखना, लेकिन दंड विधान जो था वह बहुत ही कठोर था। जैसे अगर इसमें देखिएगा कि यदि उसी के द्वारा उसके जो सेना थे और सेना के द्वारा अगर फसल कहीं बाई मिस्टेक गलती से फसल बर्बाद हो गई सैनिक अभ्यास में, तो उसका दंड जो है सेना को भी देता था, अपनी सेना को भी। तो दंड विधान जो था वो काफ़ी कठोर था। इसी तरीके से इसने मुंसिफ ए मुंसिफा, काजी इत्यादि के द्वारा न्याय का कार्य करता था। तो मैंने अभी बताया कि मुंसिफ ए मुंसिफा जो थे यह दीवानी मामलों को समझते थे, दीवानी मामलों को समझने का काम मुंसिफ ए मुंसिफा। लेकिन वही फौजदारी मामले आ जाते थे तो उस समय सिकदारा, जो सिकदार होते थे वह सिकदारों के द्वारा फौजदारी मामलों को देखा जाता था। साथ ही काजी जो है यह भी न्याय संबंधित कार्य करते थे। और सूचना जो है, सूचना के लिए इसने गुप्तचरों की नियुक्ति की, और यह गुप्तचर की जो नियुक्ति हुई उस गुप्तचर के विभाग को क्या कहा जाता था, तो दीवान ए वरीद कहा जाता था। इसने एक विभाग स्थापित किया, जैसे कि आईबी और रॉ आज के समय में कार्य करते हैं, वैसे ही इसने गुप्तचर विभाग दीवान ए वरीद के माध्यम से उसके अनुसार जो है गुप्तचरों की जो है नियुक्ति की। इसी तरीके से इसने सैनिक सुदृढ़ीकरण के लिए, सैनिक व्यवस्था के लिए घुड़सवार, इसने देखिएगा घुड़सवार सेना की जो है संख्या बढ़ाया, पैदल सेना, हाथी सेना और तोपखाना, इस प्रकार के जो है सेना रखा था। घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और इसी तरीके से तोपखाना का भी यह इस्तेमाल कर रहा था, इसका प्रयोग कर रहा था। सैनिकों को इसने नकद वेतन देने का कार्य भी किया। इसी के अलावा यह घोड़े दागना और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा का भी प्रारंभीकरण किया। और यही इतिहास के क्रम में जिस वक्त मैंने खिलजी पढ़ाया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पहली बार हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़े को दागने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था, और उसी को इसने पुनर्जीवित किया। अर्थात शेर शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति जो थी सेना संबंधित, उन सभी पद्धतियों को पुनः वापस किया, पुनर्जीवित कर दिया। और यही देखिएगा कि हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़ा दागने की प्रथा नस्ल के अनुसार कि कौन सा घोड़ा किस नस्ल का है इसकी पहचान हो सके, उससे दागने की भी प्रथा जो है सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण के लिए शेरशाह सूरी ने किया था। इसी तरीके से इसके द्वारा कुछ निर्माण किए गए कार्य, जैसे शहरें और इमारतें बनाई गई, तो उस निर्माण संबंधित जो कार्यों को समझते हैं। इसने उत्तर पश्चिम सीमा पर एक रोहतासगढ़ नाम का एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और रोहतासगढ़ शहर का भी निर्माण वहां पे करवाया उत्तर पश्चिम सीमा पर, यानी जो अभी वर्तमान भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहां पर इसने रोहतासगढ़ नामक एक दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी तरीके से कन्नौज जो है, जो कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में यह कन्नौज को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, और इसी कन्नौज में इसने एक नए शहर का निर्माण करवाया। उस नगर का नाम था शेरसूर, और शेरसूर नाम का नगर की स्थापना कन्नौज नगर पर ही कर दिया, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था बिलग्राम के युद्ध में। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे कि पटना नगर, पाटलिपुत्र के नजदीक में, पाटलिपुत्र के पास में इसने एक नगर का निर्माण करवाया, नाम पटना नगर है, ठीक है। और अपने जो जन्मस्थल सासाराम है, और उसी सासाराम में, बिहार के सासाराम में झील के बीचों बीच अष्टभुजीय एक इमारत का निर्माण करवाया, जो स्वयं का मकबरा यानी शेरशाह का मकबरा के नाम से प्रख्यात है। तो शेरशाह का मकबरा जो है अष्टभुजीय मकबरा, जो झील के बीचों बीच इसने निर्माण करवाया। और यहाँ से थोड़ा सा अगर स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा डेप्थ क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है कि शेरशाह का मकबरा किस शिल्पकार के द्वारा बनवाया गया। यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, यह शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है, और इसको बनाने का काम पंजाबी शिल्पकार अलीबाल खां है। यहाँ पर कहीं हम नोट डाउन कर दें कि यह बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट आपका एक फैक्ट हो सकता है कि अलीबाल खां जो थे वह एक पंजाबी
पंजाबी शिल्पकार हैं और पंजाबी शिल्पकार जो है नाम है अलीबाल खां। तो अलीबाल खां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यही शिल्पकार कहीं प्रश्न पूछ दे कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर है, सासाराम में है, और इसको किस शिल्पकार के द्वारा बनवाया गया, तो अलीबाल खां के द्वारा बनवाया गया, जो पंजाबी शिल्पकार है। इसी तरीके से इसने दिल्ली में एक किला का निर्माण करवाया और उस किला के अंदर किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण भी जो है शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया। ठीक इसी तरीके से शेर शाह सूरी के द्वारा कई सड़कें बनवाई गई और सड़कों के साथ साथ सरायों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछते रहता है, तो इसे भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे कि जीटी रोड के निर्माण और मरम्मती का जो कार्य किया वह शेर शाह सूरी था, जिसने बंगाल से लेकर और पाकिस्तान तक का एक बहुत बड़े शहर का निर्माण किया और प्रत्येक 2 कोस पर सरायों का निर्माण करवाता है। लगभग 1700 से लेकर और 2500 तक सरायों का निर्माण इसने करवाया था। तो सराय जो थे, यानी सराय जहां ठहराव हो, जहां यात्री रुक सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, उसे सराय कहा गया। और प्रत्येक सरायों पर 2 घोड़ा जो दीवान ए इंसा का काम कर रहे थे। भैया दीवान ए इंसा जो पत्र व्यवहार से संबंधित था, यानी पत्र को एक सराय से दूसरे सराय तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक सरायों पर 2-2 घोड़ा और एक जो है वहां पर नौकरी करने वाले व्यक्ति को रखा, जो पत्र को एक सराय से दूसरे सरायों तक पहुंचाते थे, जो कि सुल्तान यानी बादशाह के आदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना आसान हो सके। तो यहीं पर 1700 सरायों का निर्माण करवाया। डाक प्रथा का प्रचलन करवाया, जो इसी से संबंधित है। जीटी रोड पर सरायों पर बने हुए वहीं से डाक प्रथा का भी प्रचलन इसी ने करवाया, जो अंग्रेजों के समय में एक बहुत बड़ी डाक व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि आपने सैनिक व्यवस्था को समझ लिया। इसी तरीके से हमने इससे पहले केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय, गुप्तचर और सैनिक व्यवस्थाओं को समझा। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।